Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए महाकुंभ सीरीज जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सब्जेक्ट का आज है क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4। इसके पहले EMT के ही मैं 3 लेक्चर्स कर चुका हूं। होपफुली वो वीडियोस आप लोगों ने देख भी लिए होंगे और क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं एंड आई होप आप लोग वो क्वेश्चंस कर भी रहे होंगे, और नहीं किए हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और वो क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर नंबर 4 में भी आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि CUET PG के अंदर पूछे जाते हैं। CUET PG के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आज हम लेक्चर में करने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर। तो जो भी लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने पहले से इस चैनल पर विजिट किया हुआ है, जो पहले से इस चैनल को देखते आ रहे हैं पर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से चैनल की ग्रोथ बढ़ती है, इसकी रीच भी बढ़ती है, सो दैट आपके जैसे ही और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। और साथ ही साथ पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। और ये भी आपसे कहना चाहूंगा, इस लेक्चर का जो PDF है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है कपिल गोयल फिजिक्स, उसके अंदर अवेलेबल होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें गिवन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय अ प्रोटॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, तो FPE सेम होगा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर लगाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत बेसिक सा लॉ है कि दो चार्ज हैं, दो अगर सेम नेचर के हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे। पहला स्टेटमेंट जो बोला है उसमें बोला है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय अ प्रोटॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेम इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑन अ प्रोटॉन। तो ये स्टेटमेंट साफ साफ गलत है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है, जो पहला वाला स्टेटमेंट, ये है रॉन्ग, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट जो है उसमें बोला है बिटवीन टू प्रोटॉन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड कूलम फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। तो अगर दो प्रोटॉन है सिर्फ, तो दो प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। जबकि अगर मैं कूलम फोर्स की बात करूं तो सेम चार्ज हो गए, तो कूलम फोर्स इनके बीच में जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। तो कूलम फोर्स कौन सा हो जाएगा, रिपल्सिव। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो अब आप इनमें से ऑप्शंस वो सेलेक्ट करो, वो ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसमें स्टेटमेंट 1 रॉन्ग लिखा हो और स्टेटमेंट 2 करेक्ट लिखा हो। तो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो ये गलत हो गया। दूसरा लिखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड में लिखा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ में लिखा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पर ये टाइम कंज्यूमिंग तब हो जाता है जब इनमें स्टेटमेंट फंसा दिए जाते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा क्वेश्चन फंसाया हुआ है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। हालांकि इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, आपकी थ्योरी के ऊपर कितनी पकड़ है उस टाइप के क्वेश्चन है। और इसी टाइप अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच।
संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। पीवाईक्यूज उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके पीडीएफ सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सटर्नल फील्ड टॉर्क, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सटर्नल फील्ड एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सटर्नल फील्ड टॉर्क, तो टॉर्क जो होता है टॉर्क वो क्या होता है P क्रॉस E, यानी कि ए जो है उसके लिए सही ऑप्शन होगा सेकंड, तो ए का सही ऑप्शन है सेकंड, ए में बी में ए का सही ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड, तो ये गलत हो गया और फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सटर्नल फील्ड एनर्जी, तो ये होगा P डॉट E, यानी कि बी का होगा थर्ड, तो बी जो है उसमें हमें एनर्जी पूछा है तो वो हो जाएगा माइनस पी डॉट ई, यानी कि बी का हो गया थर्ड, तो बी का थर्ड, ठीक है, यहां पर भी बी का थर्ड है, यहां पर भी बी का थर्ड है। फिर सी में बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सियल फील्ड फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो होता है वो होता है 2kp अपॉन r क्यूब अलोंग द एक्सिस। और इक्वेटोरियल प्लेन पर यानी कि परपेंडिकुलर पर ये होता है kp अपॉन r क्यूब और ये माइनस में होता है, यानी कि सी का ऑप्शन आएगा डी, सी के साथ आएगा डी और फोर्थ, सी के साथ आएगा फोर्थ और डी के साथ आएगा फर्स्ट, तो डी के साथ क्या आएगा फर्स्ट आएगा, तो इसमें सी के साथ फोर्थ और डी के साथ फर्स्ट, तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। और ये क्वेश्चन तभी हो सकता है जब आपको ये फॉर्मूला याद है, तब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4i कैप प्लस 10j कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। फिर बोला है द फ्लक्स ऑफ द फील्ड दिस फील्ड थ्रो अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू xz प्लेन। तो अगर मैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं इस तरह से, यहां पर लिख दिया मैंने x, यहां पर लिख दिया y और यहां पर लिख दिया z, तो प्लेन कहां पर बन रहा है xz पर बन रहा है, तो ये स्क्वायर प्लेन बन गया, स्क्वायर प्लेन। तो इसका जो एरिया जाएगा वो ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो बनेगा स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और डायरेक्शन कौन सी हो गई वाई, तो वाई के लिए लिख दिया जे कैप। अब एल कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया 0.1 मीटर या फिर 10 पावर -2 मीटर है ना। तो जो हमें क्या निकालना है फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा E डॉट ए, तो E की वैल्यू ये है 4i कैप प्लस 10j कैप, 4i कैप प्लस 10j कैप और डॉट ए कितना हो गया एल स्क्वायर जे कैप, तो जे जो और जे वाला रहेगा आई डॉट जे जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 10l स्क्वायर। अब l जो है उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 पावर -1, यानी कि एल स्क्वायर की वैल्यू 10 पावर -2, तो 10 इंटू 10 पावर -2, तो ये हो जाएगा 0.1 वोल्ट और मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है
पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, ये गलत है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक्स अ क्लोज लूप, नेवर मेक्स क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वाइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या बनाती है, वो क्लोज लूप बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। तो रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यही आंसर तो खैर यही हो गया। बाकी के जो स्टेटमेंट है वो भी चेक कर लो, क्योंकि उससे भी आपकी थ्योरी जो है वो क्लियर हो जाती है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें बोला है फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, बिल्कुल सही है। द टेंजेंट ड्रॉन टू अ लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें लाइन ऑफ फोर्स को तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेगेटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा, यानी कि Q इक्वल्स टू QE। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का ऑपोजिट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन तो खैर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यानी कि जो इनकरेक्ट है इन चारों में से वो कौन सा है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू आइडेंटिकल चार्ज मेटालिक स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर। तो एक ये हो गया स्फीयर और एक ये हो गया, ये ए है और ये बी है। मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज है Q, इसके ऊपर चार्ज भी है Q, और ईच अदर विद अ फोर्स F। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद A। तो एक स्फीयर को इसके कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, तो मैं एक बार यहां वापस से चार्ज बना देता हूं। ये A चार्ज बनाया मैंने और इसके बगल में एक और चार्ज ले आए, इसको हमने C बोला, ये अनचार्ज्ड है, ये अनचार्ज्ड है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो यहां पर क्या होगा, तीन तरह के होते हैं, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन। तो यहां पर क्या होगा, कंडक्शन होगा, कंडक्शन की वजह से चार्ज का ट्रांसफर होगा। चार्ज का ट्रांसफर क्या किस हिसाब से होगा, इनकी रेडियस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रेडियस के प्रोपोर्शनल मतलब दोनों सेम साइज के हैं तो 1:1 के प्रोपोर्शन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस भी R है, तो इस पर अगर चार्ज Q है तो इस पर भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर चार्ज Q, तो इस पर भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q। तो नेट चार्ज कितना बचेगा, नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, Q प्लस 0/2 कर देंगे। भाई इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है, तो चार्ज हम कैसे निकालेंगे, चार्ज जो निकालेंगे वो निकालेंगे Q प्लस 0/2। भाई एक के ऊपर चार्ज Q है, दूसरे के ऊपर चार्ज 0 है, तो दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल दिया। अगर ये सेम साइज के हैं तो ही करना है ऐसा, सेम साइज के हैं तो ये कितना आ जाएगा, Q/2, यानी कि दोनों के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, Q/2। तो कहने का मतलब ये है कि जो C स्पेयर है, C यहाँ पर जो C स्पेयर आया है और ये जो A स्पेयर है, अब इनके ऊपर चार्ज है Q/2 और यहां पर भी चार्ज है Q/2। फिर आगे बोला गया है कि देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद B। अब ये C जो है इसको B के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, ये B है और B के ऊपर जो चार्ज है वो हमने Q ले रखा है, अब इसको इसके कॉन्टैक्ट में ले आए, इसके कॉन्टैक्ट में। तो जो C है वो उठ के यहां आ गया, C उठ के यहां पर आ गया और C के पास जो चार्ज है वो कितना है, Q/2 है और साइज इनका भी सेम ही है। तो अब जो चार्ज आ जाएगा उसको मैं लिख रहा हूं Q2, इसको मैं लिख देता हूं Q1। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम करो, Q प्लस Q/2 और अपॉन कर दो 2। तो ये कितना बनेगा, 3Q/2 और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3Q/4। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3Q/2 और डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 3Q/4। यानी कि अब A जो चार्ज है A, उसके पास कितना चार्ज रह गया है, उसके पास चार्ज रह गया है Q/2 और जो B जो चार्ज है उसके पास चार्ज कितना रह गया है, 3Q/4।
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्टिल सेम है, तो अब जो फोर्स निकलेगा, फोर्स वो कैसे निकलेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 3Q/4 और अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना टाइम्स हो रहा है 3/8 और बाकी कहानी सेम है KQ² अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कितना टाइम्स हो गया 3/8। तो ये आंसर गलत लगा हुआ है, सही आंसर क्या आएगा 3/8 आएगा। तो राइट आंसर जो आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा 3/8। एक चीज ये ध्यान रखना, जो ये मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, ये हाफ कर रहा हूँ मैं दोनों को ऐड करके, ये केवल तभी होगा जब ये सेम साइज में होंगे। अगर अलग साइज में होंगे तो फिर इनकी रेडियस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरह से होता है Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। अगर स्पेरिकल है तो वो रेडियस के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड A। तो एक क्यूब बना दिया मैंने, ये क्यूब बना दिया और इस क्यूब के साइड जो है वो कितनी है A है। क्यूब की साइड कितनी है A। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज phi व्हेन अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर। यहां पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और कहां पर, यहां पर रखा हुआ है। तो फ्लक्स जो होता है वो फ्लक्स क्या होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। इसकी साइड कितनी है A है। फिर बोला यदि इसकी साइड को 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो साइड को अगर 2 टाइम्स भी कर दोगे, इस साइड को अगर आप 2 टाइम्स भी कर दोगे, ऐसा कर दिया आपने, ये जो साइड है ये साइड 2 टाइम्स भी कर दी, तो भी जो चार्ज है वो तो वही रहेगा, सेंटर में रहेगा। और चार्ज इस जो क्यूब है उसके अंदर कहीं रहे, हमें तो कहीं रहे, हमें किससे मतलब है, हमें एनक्लोज चार्ज से मतलब है। तो फाई की स्टिल वैल्यू कितनी रहेगी, वो रहेगी Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज वी ओनली रिक्वायर्ड द एनक्लोज चार्ज एंड एनक्लोज चार्ज स्टिल इज Q। तो यहां पर आंसर क्या आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो फ्लक्स है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा फाई आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा फाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ पॉइंट A लाइज एट अ डिस्टेंस R ऑन द एक्सिस ऑफ Q शॉर्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज 160 वोल्ट पर मीटर। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल की वजह से होता है उसका फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन R3। और ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, ये वैल्यू गिवन है 160। इसको लिखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोला जाता है नाउ कंसीडर अनदर पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 2R ऑन इट्स एक्सिस। तो इसको मैं लिख लेता हूं, इसको लिख लिया 1 और इसको लिख लेता हूं 2, यानी कि कुल मिलाकर कहना ये चाह रहा है कि डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 2kp अपॉन ये हो जाएगा 2R क्यूब। तो यहां से इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं 2kp अपॉन 4R क्यूब। तो ये जो है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है कितनी है 160। तो यहां से मैंने लिख दिया 160 अपॉन 4, तो ये हो गया कितना 40। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, द वैल्यू 8 होगा ना, ये 2 की क्यूब है, क्यूब ये 8 होगा, 8 2 का क्यूब है तो ये 8 होगा और यहां पर भी ये 8 होगा। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 20। ये काम भाई कर लेना जब तुम एग्जाम देने जाओ, तो इस चीज का खास ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पर गड़बड़ की है, 4 का क्यूब मैंने जल्दबाजी में 4 लिख दिया, 2 का क्यूब मैंने जल्दबाजी में 4 लिख दिया और आंसर 40 आ भी गया मेरा, और यहाँ पर 40 आंसर भी है। और वो तो चलो मैंने देख लिया, नहीं तो मैं 40 आंसर टिक कर देता। एग्जाम प्रेशर में तो मैं कर भी सकता हूँ, टिक कर देता। तो वो सिली मिस्टेक नहीं करनी है, वो चेक कर लेना एक बार कि आप जो डेटा यहाँ पर पुट कर रहे हो, जो भी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो सही है, और जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो सही है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो ऑप्शन भी कई बार हमें मिल जाता है और आंसर हमारा गलत हो जाता है, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जो कॉलम्स है वो मैच कराना है, यानी कि लिस्ट मैच करानी है। तो पहला लिखा हुआ है लिस्ट 1 का, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। तो चार्ज थिन स्पेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी कि पहले का ऑप्शन आना चाहिए 4। तो A का 4 कहाँ है, वो पहले में ही है, तो आंसर तो अभी पकड़ में आ गया है, बाकी सारे तो गलत हो गए, पर फिर भी बाकी भी मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। तो थिन स्पेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0, ठीक है। थिन
जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट की वजह से, है ना, किसकी वजह से? इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया वो एक अच्छी बात है, पर फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। बिल्कुल ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो जहां जहां ए वाला है वो तो सही होगा। तो पहले ऑप्शन में ए नहीं है तो इसको तो काट दो। बाकी बचे 3 ऑप्शन चेक करने हैं, बी, सी और डी। दूसरे पे आओ। दूसरे में लिखा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड बिकॉज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये भी बिल्कुल सही है। तो जहां जहां बी है वहां पे भी आ जाओ। तो दूसरे में बी नहीं है तो इसको काट दो। तो अब आपके पास बचा कौन सा? सी और डी। सी पे आओ। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क टाउ एंड अ नेट फोर्स एफ। नहीं, ये गलत है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई डाइपोल रखते हैं, ऐसे कोई डाइपोल रखा मैंने, तो अगर इस पर चार्ज माइनस क्यू है, इस पर क्यू है, तो इस पर फोर्स लगेगा क्यू ई और इस पर फोर्स लगेगा क्यू ई। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों होंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। हाँ, कपल इसमें टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी P क्रॉस E। तो टॉर्क प्रेजेंट होगा पर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो सी यहां पर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि ए, बी, डी, ई सही है ना। सी ऑप्शन गलत है। बाकी डी को चेक कर लो। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दीज मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। बिल्कुल ठीक है। डी भी ठीक है। और फिर ई पॉइंट को चेक करो। इफ द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट is positive, the electric field is directed away from the plate. If the uniform surface charge density of infinite plane sheet is positive, the electric field is directed away from the plate. तो E भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है if plus sigma and minus sigma are the uniform surface charge densities of two parallel infinite thin plane sheets. तो 2 प्लेन शीट है, एक के लिए है प्लस सिग्मा और दूसरे के लिए है माइनस सिग्मा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा अवे फ्रॉम द फील्ड। इसकी वजह से इसको मैं 1 लिख देता हूं। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा टुवर्ड्स द फील्ड। इसको मैं 2 लिख देता हूं, टुवर्ड्स द चार्ज। तो ई नेट जो आएगा, ई नेट वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, यानी कि E1 प्लस E2। तो E1 कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जस्ट पहले। और ये भी कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है। बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा।
अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं।